तो जे के मॉड्यूलो के लेटेस्ट चैप्टर में यूजी इतादोरी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जो सब कुछ बदल के रख सकता है। चलिए देखते हैं कि कहानी में क्या बड़ा धमाका होने वाला है। तो चैप्टर शुरू होता है एक ऐसे खुलासे के साथ जो दिमाग हिला देगा। मारू का प्लान आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है। श्रापित आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देना। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना मॉन्यूमेंटल काम आखिर होगा कैसे? जाहिर है यह आसान नहीं है। इस प्लान के 3 बहुत ही क्रूशियल हिस्से हैं और अगर एक भी चूका तो सब खत्म। तो देखिए, मारू का प्लान असल में जापानी लोगों की आत्माओं को ही रीशेप करने का है और इसके लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, यूजी की इजाजत। दूसरी, महतो की वो खतरनाक आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन टेक्निक। और तीसरी, एक ऐसा अनुष्ठान जिससे महतो को काबू में किया जा सके। हाँ, पर यहां एक बहुत बड़ी दिक्कत है। महितो वो भला क्यों मदद करेगा? वो तो कभी भी अपनी मर्जी से इस काम के लिए राजी नहीं होगा। तो इसका मतलब साफ है, उसे मजबूर करना पड़ेगा। और यहीं पर महिरुतो को काबू में करने के लिए एक अनुष्ठान की बात आती है। और जानते हैं कौन सामने आता है? यूजी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसे बस एक ही बात की चिंता है कि वो इतना ताकतवर हो गया है कि कहीं गलती से महिरुतो को मार ही न जाए। तो ये टकराव कहाँ होता है? ये होता है आत्माओं के चौराहे में। अब ये कोई असली जगह नहीं है, ये शिबुया का ही एक मेंटल प्रोजेक्शन है। यहां हार का मतलब मौत नहीं, बल्कि पूरी तरह से हार मानकर बात मानना है। अब महितो को तो लगता है कि ये जगह उसी का मैदान है। वो पूरा एरोगेंट है, अपनी ताकत दिखाते हुए ये दावा करता है कि इस सोल बेस्ड दुनिया में सब कुछ, लिटरली सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन महितो अपना डोमेन एक्सपेंशन पूरा कर पाता उससे पहले ही यूजी मूव करता है और बस एक ही झटके में, एक ही जबरदस्त वार में वो महितो और उसके बनाए उस पूरे माहौल को चीर कर रख देता है। और फिर उस हारे हुए महितो को देखते हुए यूजी जो कहता है वो उसकी पावर ग्रोथ को दिखाता है। वो बस इतना पूछता है, क्या तुम हमेशा से इतने कमजोर थे? सोचिए कितना बड़ा शिफ्ट है ये। तो महितो की ताकत अब उनके पास है। फिजिकल लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन अब शुरू होती है असली लड़ाई, मोरालिटी की लड़ाई। मारू अब श्रापित आत्माओं को खत्म करने के लिए 2 रास्ते सामने रखता है। तो पहला ऑप्शन है कि जापान के लोगों में से सारी कर्स्ड एनर्जी को ही हटा दिया जाए। इसे सेफ ऑप्शन माना जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि हर किसी को सॉर्सरर बना दिया जाए। अब सॉर्सरर से कर्स्ड एनर्जी लीक नहीं होती, लेकिन इससे नए नए विलेन बनने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है सब इस बात पर सहमत होते हैं कि पहला ऑप्शन ही सही रास्ता है। और जैसे ही वो इस फैसले पे पहुंचते हैं, यूजी सबको रोक देता है। वो एक ऐसा सवाल उठाता है जो उनके इस सॉल्यूशन की नैतिकता पर ही उंगली उठा देता है। यूजी कहता है जो हम करने वाले हैं वो एक महापाप है। मतलब वो इसे किसी की भलाई का काम नहीं, बल्कि आने वाले कल के खिलाफ एक बहुत बड़ा भयानक जुर्म मान रहा है। और जानते हैं यही वो पॉइंट है जहां यूजी इस पूरे मिशन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। उसका तर्क क्या है? वो कहता है कि हम इंसानियत से भविष्य का एक जरूरी एनर्जी सोर्स छीन रहे हैं। हम लाखों लोगों की आत्माओं के साथ उनकी इजाजत के बिना छेड़छाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम आने वाली पीढ़ियों से उनकी पोटेंशियल, उनकी काबिलियत को छीन रहे हैं। और अपने ही इन तर्कों के बावजूद यूजी एक बहुत मुश्किल फैसला लेता है। वो कहता है, लेकिन हमें ये करना होगा। वो मानता है कि इस वक्त यही करना जरूरी है और वो इसके जो भी नतीजे होंगे उन्हें भुगतने के लिए तैयार है। तो यूजी की ना चाहते हुए भी दी गई मंजूरी के बाद ऐसा लगता है कि चलो प्लान अब फाइनल है। लेकिन तभी मारू एक आखिरी और सबसे शॉकिंग बात बताता है। वो ये कि ये प्लान मौजूदा सॉर्सरर्स में से कर्स्ड एनर्जी नहीं हटाएगा। 0। ये सिर्फ अब से पैदा होने वाले नॉन सॉर्सरर्स पर ही असर करेगा। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मारू बताता है कि जापानी आबादी से कर्स्ड एनर्जी हटाने के बावजूद जो असल प्रॉब्लम है वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी। मतलब श्रापित आत्माएं फिर भी पैदा